हम लोग का है अर्थशास्त्र का दूसरा क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे पूरा, है ना। ये सब शब्द अर्थ समझे थे, अर्थ क्या था। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। मूल समस्या क्या है बोलिए तो, अर्थशास्त्र का मूल समस्या क्या है? संसाधन क्या है बोलिए? संसाधन सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं क्या है हम लोग का? असीमित है। तो इसको कैसे यूज किया जाए, संसाधन को कैसे यूज किया जाए, ये हमें कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र सिखाता है। कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा, फिर एडम स्मिथ पढ़े थे, एडम स्मिथ को। हाँ, इसका पुस्तक का नाम कोई बताएगा? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, देखो हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लिए थे ना उस दिन अपना क्लास में, समशिष्ट अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटा स्तर पे पढ़ा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ा स्तर पे पढ़ा जाता है। जैसे हम भारत का जीडीपी का बात करेंगे तो किस में पढ़ेंगे बताइए? किसमें, इसमें पढ़ेंगे? मैक्रो में। अच्छा, अगर हम मान लीजिए हम एक दुकान का सिर्फ पढ़ेंगे कि उसका अर्थव्यवस्था कैसे है, कितना कमाई कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, वो किस में चल जाएगा? माइक्रो में चल जाएगा। समझ में यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ में आया था। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले समझो हम लोग अर्थशास्त्र समझ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था। देखो अर्थव्यवस्था क्या है, देखो अर्थव्यवस्था क्या? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव के आर्थिक कार्यों के बीच संबंध स्थापित करता है। आर्थिक कार्य हम आप लोगों को बताए थे, बताओगे? आर्थिक कार्य जो धन से जुड़ा काम। हाँ, जो धन से जुड़ा काम हो। जैसे हम पढ़ा रहे तो हमको फीस मिल रहा है, ठीक है, ये आर्थिक कार्य है। हाँ, कोई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, आर्थिक कार्य है। क्यों बोलिए? क्योंकि उस रिक्शा चलाने के बाद उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। लेकिन हम शौक के लिए रिक्शा चलाए तो हाँ, आर्थिक कार्य है? नहीं, आर्थिक कार्य नहीं है। तो बस आर्थिक कार्य आप लोगों को समझ में आया। जैसे कि एक अगला दिन हम लोग बताए थे कि एक सिंगर है, वो स्टेज में जाके क्या करता है? गाना गाता है, तो उसको पैसा मिल रहा है, आर्थिक कार्य है। अब वही सिंगर बताइए टॉयलेट में जाके गाना गाएगा तो मिलेगा उसको पैसा, तो आर्थिक कार्य है। हाँ हाँ, जितना अच्छा ही क्या कर लेगा, गाना गाएगा तो मिलेगा, आर्थिक कार्य होगा। हाँ, आर्थिक कार्य नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो देखो, तो वही बोला है आर्थिक कार्य एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे कि देखो हम बताएं कि किसान लोग है, किसान लोग क्या किया? गेहूं को क्या कर दिया? उगा के बेच दिया, आर्थिक कार्य है। हाँ, अब जो गेहूं लिया, मान लो चक्की वाला गेहूं लिया, अब चक्की वाला क्या करेगा? उसको पीस के आटा बना के बेच दिया, आर्थिक कार्य है। हाँ, अब देखो चक्की वाला क्या कर दिया? समोसा वाला से वो आटा बेच दिया, अब समोसा वाला क्या किया? उसका समोसा बना के बेच दिया, आर्थिक कार्य है। हाँ, तो देखो एक आर्थिक कार्य दूसरा आर्थिक कार्य से क्या होता है बोलिए? जुड़ा हुआ होता है। इसी जुड़ाव को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? वही बोला है अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, ये क्या सिस्टम के तौर पे हो रहा है ना, सिस्टम नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव के आर्थिक कार्यों के बीच क्या करती है? संबंध स्थापित करती। क्या करती है? संबंध स्थापित। देखो उदाहरण से समझो, आप लोग और अच्छा समझ में आएगा। एक किसान गेहूं उगाकर 20 रुपए प्रति किलो में बेचता है। एक किसान है जो क्या किया? गेहूं उगाकर कितना रुपए किलो बेचा? 20 रुपए किलो बेच दिया। ठीक है, चक्की वाले उसे खरीद कर आटा बनाते हैं और 30 रुपए प्रति किलो में बेचते हैं, ये भी आर्थिक कार्य है। हाँ, अब देखो फिर हलवाई उसी आटे से समोसे या जलेबी बनाकर 100 रुपया किलो से ग्राहकों को क्या करता है? बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। इसी प्रक्रिया में किसान, चक्की वाला और हलवाई सभी अपनी अपनी कमाई करते हैं, जबकि ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करता है। हम क्या करते हैं? हम कोई सामान ले रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? ये हलवाई वाला से जलेबी ले लिए, समोसा ले लिए, तो हम अपना आवश्यकता पूरा करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो एक आर्थिक कार्य क्या होता है? दूसरा आर्थिक कार्य से जुड़ा हुआ होता है। इसी जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ व्यवस्था। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है बोलिए तो? धन का क्या है? अर्थशास्त्र को पढ़ा देना, धन का अध्ययन। क्या है? धन का अध्ययन। ये कौन बोला था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या बोला कि ये अर्थशास्त्र जो है धन का अध्ययन है। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें धन का अध्ययन नहीं है, इसमें मानव कल्याण के भी बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो धन से किस प्रकार से
मानव का कल्याण किया जाए। ठीक है, देखो देश में रोज होने वाले ऐसे लाखों करोड़ों उत्पाद, खरीदी बिक्री और पैसे का लेन देन के कुल योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समझ में आया? हाँ, आर्थिक कार्य क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसी जुड़ाव को हम लोग क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखो अर्थव्यवस्था सभी देश के एक समान नहीं। अर्थव्यवस्था जो है सभी देश का एक समान है, सभी देश का अर्थव्यवस्था एक समान नहीं है। तो इसे पूरा विश्व में 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को। कौन कौन सा 3 भाग है? तो सबसे पहला भाग आप लोग का नाम सुने होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, देखो इसमें व्यापार और संपत्ति पर प्राइवेट यानी निजी लोगों का अधिकार होता है। पूंजीवादी जो विचारधारा है, क्या एक विचारधारा है। ठीक है, ये जो विचारधारा, जैसे अमेरिका का बात करें, देखो अमेरिका यहाँ पे ही अमेरिका होगा पूंजीवाद में, अमेरिका। ठीक है, पूंजीवाद जैसे अमेरिका है, वहां पे जितने सारे कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। सरकार नहीं बोलेगा कि प्राइवेट कंपनी को कि तुम इतना अपना प्राइस, जो सामान बना रहे हो इतना प्राइस रखो। ठीक है, तुम 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो, तुम 20 रुपए में क्यों बेच रहे हो, वो हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तुम क्या करेगा, बेचेगा, हमको टैक्स देगा, मेरा काम खत्म है। ठीक है, ये जो विचारधारा जो देश अपनाता है उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे जो कंपनियां होती है सब प्राइवेट कंपनियां होती है, सरकार इस पे कोई नियंत्रण नहीं करता है। वही बोला है कि इसमें व्यापार और संपत्ति क्या अच्छी होती है, पर प्राइवेट यानी निजी लोगों का अधिकार होता है। गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। देखो विश्व के सबसे पुरानी अर्थशास्त्री जिसके जनक एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ इस विचारधारा के समर्थक थे। कौन थे? एडम। और एडम स्मिथ को तुम लोग तो जानते ही है ना। एडम स्मिथ क्या है? इसके समर्थक थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं कि एडम स्मिथ ही जो बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, एडम स्मिथ। देखो इसका विशेषता क्या है, देखो या अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तुम अपना सामान बनाओ है, हम तुम्हारा ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि तुम सामान में तुम खाली बटर मक्खन ही क्यों बना रहा है, तुम चेयर क्यों नहीं बना रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा तुम मक्खन बना रहा है तो तुम 100 रुपए में बेच रहा है कि 1 रुपए में बेच रहा है, चाहे फ्री में दे रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सरकार को उससे कोई मतलब, तुम फ्री में दो, हमको बस टैक्स दे दो। ठीक है, सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, देखो दूसरा, यह अर्थव्यवस्था पर मांग तथा आपूर्ति द्वारा नियंत्रण। इसमें सरकार नियंत्रण नहीं करता है तो कौन नियंत्रण करता है? तो डिमांड और सप्लाई डिपेंड करता है। देखो जैसे कि मार्केट में कोई चीज का डिमांड ज्यादा है, डिमांड यानी मांग, क्या? मांग अगर ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा कि नहीं, बनाएगा ज्यादा। अगर मान लो बाजार में सबका मांग है कि हम मक्खन खाएंगे, क्या खाएंगे? मक्खन खाएंगे, तो मक्खन तो लिमिटेड सोर्स में बना रहा था कंपनी, है ना। तो कंपनी क्या करेगा, अपना तो फायदा देखेगा, वो क्या करेगा, इसका उत्पादन बढ़ा देगा, यानी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। प्रोडक्शन बढ़ा देगा तो मांग जो बढ़ा है उसका पूर्ति हो जाएगा, है ना। समझ में आया? तो मांग और आपूर्ति नियंत्रण करता है इस व्यवस्था में कि हमको क्या बनाना है, कितना बनाना है और उसका प्राइस क्या होगा। समझ में आया? यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या करता है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है कि अगर मान लो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्रोडक्ट सप्लाई कम है तो बताइए प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। देखो डिमांड क्या है, डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन घटा, यानी सामान बनने का संख्या कम है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखिए प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार नियंत्रण नहीं करता है, क्या करता है, उसका डिमांड और सप्लाई नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर मान लिया डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया, तो प्राइस पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे कौन नियंत्रण करता है बोलिए तो मांग तथा आपूर्ति। डिमांड को कहते हैं मांग और सप्लाई को कहते हैं आपूर्ति। यहाँ पे जो बाजार का व्यवस्था है मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है। समझ में आई वाला लाइन? हाँ, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है।
यह अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन मतलब वस्तु और सेवाओं को निजी व्यक्ति या फर्म द्वारा किया जाता है। अभी जस्ट बता दिए, इसमें जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी चीज बनाएगा या फिर सेवा देगा, सेवा मतलब तो आप लोग जानते ही है कि जिस सर्विस, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे थे सर्विस, ठीक है, तो इसमें जितना भी वस्तु बनता है या फिर सेवा का बनाई जाती है वो सारा का सारा प्राइवेट कंपनी बनाता है। कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, समझ में आई वाला। अब देखो, यह अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पे जितनी सारी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां क्या है? प्राइवेट ना गवर्नमेंट? प्राइवेट है। तो प्राइवेट अगर सामान बनाएगा तो प्राइवेट कंपनियां का उद्देश्य क्या होगा? कि हम लाभ कमाए। हाँ, जैसे कि मान लो एक देश में दो कंपनी है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एक कंपनी है और तुम्हारा एक कंपनी, ठीक है। अब देखो, ये कंपनी क्या बना रहा है? चार्जर बना रहा है मोबाइल का। ये भी कंपनी क्या बना रहा है? मोबाइल का चार्जर बना रहा है, ठीक है। तो तुम दोनों में क्या होगा? कंपटीशन होगा कि नहीं? हाँ, कि हम कैसे इससे अच्छा चार्जर बना दे ताकि मेरा वाला जो वस्तु है यानी गुड्स है कैसी होगा? ज्यादा बिके मार्केट में, और उसका प्राइस भी हम क्या करें? अपना मन से थोड़ा उससे कम रखे, ठीक है। हाँ, होगा कि नहीं? हाँ, लाभ होगा, क्योंकि अगर प्राइस हम कम कर देंगे तो इसका मतलब मेरा को घाटा नहीं हो रहा है, उससे हमको ज्यादा बिक्री हो जाएगा। अगर ज्यादा दाम बढ़ा के रखा है तो सेल मेरा ज्यादा हो जाएगा, तो हम पैसा ज्यादा कमा लेंगे, ठीक है। अगर वो दाम बढ़ाएगा तो हम भी बढ़ा देंगे दाम, वो दाम घटाएगा तो हम भी घटा देंगे दाम, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन भी होता है और प्राइवेट कंपनियां चाहती है कि हम कैसे करके बाजार से ज्यादा लाभ ले सके, ठीक है। ये क्या बोला है कि अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन, उत्पादन का मतलब तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, प्रोडक्शन करना, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी कंपनियां होती है वो प्राइवेट होती है, सरकार का तो है नहीं। सरकार का काम क्या है? कल्याण करना, लेकिन सरकार के अंडर में तो ये सारे कंपनियां है नहीं, ये सब सारे प्राइवेट कंपनियां है। तो इन लोग का उद्देश्य है लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना। यह अर्थव्यवस्था में दो कंपनियों की बीच बहुत प्रतिस्पर्धा चलती है, यानी कंपटीशन चलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई में, ठीक है। अमेरिका में बहुत सारा कंपनी है जो एक दूसरे को टक्कर देते रहती है। हाँ, अच्छा, और ये क्या बोलते हैं? जूडियो, जूडियो टाटा का है? अमेरिका का कंपनी है भाई जूडियो। जूडियो अमेरिका का है, तो जूडियो अमेरिका का कंपनी है, अमेरिका कंपनी है। अरे देखो, उदाहरण क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका क्या है? इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश है, ठीक है। अब देखो, अमेरिका आज इतना डेवलप क्यों किया? क्योंकि हर एक कंपनी क्या चाह रहा है? हम एक दूसरे से अच्छा निकले। अब अच्छा निकलते निकलते इतना अच्छा सामान बना दिया है कि पूरा दुनिया में उससे अच्छा कोई सामान में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। और इसको कहते हैं, अब दूसरा विचारधारा, दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार में आते हैं अब हम लोग, जिसका नाम है साम्यवादी या फिर समाजवादी। इसका नाम है समाजवादी। क्या नाम है? समाजवादी। तुम इसको बोल सकते हो पूंजीवाद का बिल्कुल उल्टा, पूंजीवाद का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। वो कहलाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसमें सब कुछ सरकार के नियंत्रण और अधिकार में होता है, उसमें सारा प्राइवेट कंपनी और इसमें सारा चीज सरकार के अंडर में। आज ये वाला विचारधारा को अपनाने वाला कोई देश नहीं है, ठीक है। पहले अपनाता था रूस, सोवियत संघ जिसे हम लोग कहते थे, ठीक है। और इसी को लेकर सोवियत संघ और पूंजीवादी और साम्यवादी यानी समाजवादी को लेकर अमेरिका और ये सोवियत संघ में कोल्ड वॉर चला था, ठीक है। बहुत बड़ा कारण था, ऐसे तो बहुत कारण था कोल्ड वॉर का, लेकिन सबसे बड़ा यही कारण, विचारों का मेल नहीं था। समझ में आया? तो देखो, समाजवादी में क्या होता है? इसमें सब कुछ सरकार के अंडर में होता है। समझ में आया ना? अब देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विसंगति जैसे शोषण के विरोध में कार्ल मार्क्स के विचारों में से साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। पहले शुरुआत में सबसे पुराना विचारधारा था, उसका नाम था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सबसे पुराना है, उसके बाद आया साम्यवाद, उसके बाद आया अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। हाँ, देखो, तो साम्यवाद जो था इसके सबसे बड़े सपोर्टर थे कार्ल मार्क्स। क्या थे? कार्ल मार्क्स। क्योंकि देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो था ना, उसमें कंपनी अपना लाभ सिद्ध करना चाहती थी। मजदूरों लोग जो इतना कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोग को अच्छा सैलरी नहीं देता था, क्योंकि उसका अधिकतम मुनाफा, ये मतलब फोकस था कि हम कैसे करके लाभ कमाएं। समझ में आया?
तो मजदूरों लोग को अच्छा वेतन नहीं मिलता था, तो सरकार लेकर आई पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बहुत सारे शोषण होने लगे, जिसके वजह से एक नया अर्थव्यवस्था निकलता है जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है, पूंजीवाद में बहुत प्रकार का बुराइयां आ जाती है, जिसके वजह से समाज में यानी पूरे देश में क्या आता है, एक दूसरा अर्थव्यवस्था निकल कर आता है जिसका नाम है समाजवाद। और ये पूंजीवाद का बिल्कुल उल्टा था। क्यों उल्टा था? क्योंकि इसमें बेचारा बुराई आ गया था। ठीक है, और इसके समर्थक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो तुम लोग को चिंता ही है। ठीक है, और उन्होंने नारा भी दिया था सभी मजदूर एकजुट हो, क्योंकि देखिए सारे मजदूर को वेतन नहीं मिलता था अच्छा, तो तुम मजदूर लोग एकजुट होकर क्या करो? विद्रोह करो। तो उनका नारा भी था सभी मजदूर एकजुट हो। ठीक है, कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का समर्थक एडम स्मिथ। ठीक है, देखो इसका विशेषता क्या है? यह अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा सभी प्रकार का उत्पादन सरकार स्वयं करती है। जितना कुछ भी बन रहा है मार्केट में, सारा कौन बना रहा है? सरकार बना रहा है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सरकार कंट्रोल कर रहा है। कितना दाम होगा, क्या बनेगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, सब सरकार डिसाइड कर रहा है। ठीक है, देखो दूसरा, यह अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियां है ना, एक ही कंपनी उत्पादन कर रहा है, तो प्राइवेट कंपटीशन है? कंपटीशन है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसमें प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखो, यह अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है मानव का कल्याण करना। सरकार चाहती है हम, जैसे कि अभी मान लो कि अगर प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे कोई सामान बना रही, तो वो चाहती है कि हम लाभ कमाएं। कोई प्राइवेट कंपनी यही ना चाहता है भाई? तुम अगर मान लो कोई बिजनेस खड़ा करेगा, तो तुम क्या चाहता है? कि हम लाभ कमाएं। हाँ, लेकिन सरकार भी चाहता है लाभ कमाने। जैसे कि मान लो तुम बनाया उसी चीज को 5 रुपया में, ठीक है, सरकार भी बनाया 5 रुपया में, तो तुम सोचेगा हम 7 रुपया में बेचे, लेकिन सरकार सोचेगी हम 6 रुपया में बेचे, क्योंकि सरकार को चाहिए मानव का कल्याण भी करना है और अपना पास भी थोड़ा पैसा लेना है, तो सरकार थोड़ा कम में बेचती है। ठीक है, और वही प्राइवेट कंपनियां वही चीज रहेगा, बस थोड़ा सा दाम 1 रुपया ज्यादा है। जैसे गन्ने 7 रुपया में बेच रहा है और प्राइवेट कंपनी जैसे गन्ने 7 रुपया में बेच रहा है, तो सरकार 6 रुपया में बेच रही है। ठीक है, और दोनों बना रहा है 5 ही रुपया में। ठीक है, तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि मानव का किस प्रकार से कल्याण करे। मतलब अगर मान लो 7 रुपए में बेच रहा है, तो जिसके पास 6 रुपया है तो वो तो नहीं खरीद पाएगा, गरीब तक पहुंच पाएगा वो सामान। तो सरकार चाहती है गरीबों तक हम जो चीज बना रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, गरीबों तक पहुंचे, यानी मानव का कल्याण होता है। ठीक है, इसको मानने वाला आज कोई भी देश नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि देखिए सरकार का इस सब चीज पे ध्यान देगा, सब चीज पे, तो देश को कौन चलाएगा? देश को कौन चलाएगा? देश को कौन चलाएगा? देश को कोई चलाना वाला होना चाहिए ना, तो सरकार चलाएगा। अब सरकार क्या कर रहा है? सब इसी में फोकस कर देगा, तो सरकार क्या करेगा काम? तो आज इसको कोई मानने वाला देश नहीं बचा। पहले था सोवियत संघ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आज रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूस। ठीक है, हाँ। अब देखो एक और अर्थव्यवस्था है जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इसमें क्या होता है? इसमें ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों मिला हुआ होता है। मतलब इसमें प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही है, और जैसे कि भारत सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। यहाँ बीएसएनएल भी है और जियो भी है। ठीक है, दोनों कंपनियां हैं। ठीक है, देखो इसमें निजी लोग और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, हाथ मिलाकर। ठीक है, भारत 50-50 में है। ठीक है, भारत बोला कि हम दोनों तरफ नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? 50-50 में रहेंगे। ठीक है, और इसका डिसाइड सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जो पहला प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे नवीन विचारधारा, सबसे नया विचारधारा कौन है बोलिए तो? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन सबसे प्राचीन पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी, जिसके जनक कौन है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है बोलिए तो? जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, अब देखो इसमें विशेषता क्या है? यह अर्थव्यवस्था में निजी यानी प्राइवेट और सरकारी यानी पब्लिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करता है। ठीक है, उदाहरण बताया आप लोग को, जैसे भारत में सिम वाला सेवा जो है बीएसएनएल भी दे रहा है और जियो भी दे रहा है, जो प्राइवेट कंपनी है जियो। ठीक है, देखो निजी क्षेत्र मुनाफा कमाता है। निजी क्षेत्र क्या करता है? मुनाफा कमाता है। निजी क्षेत्र मुनाफा कमाता है, जबकि सरकारी क्षेत्र समाज का कल्याण करता है। ठीक है,
देखो निजी क्षेत्र क्या करता है, मुनाफा कमाता है, प्राइवेट कंपनी वो तो मुनाफा कमाने के लिए ही बना है, लेकिन जबकि सरकारी क्षेत्र क्या करता है, समाज का कल्याण करना चाहता है। अब देखो, व्यापार करने की आजादी होती है लेकिन सरकार नियम और कानून तय करता है। देखो इसमें व्यापार करने की आजादी होती है कि आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन व्यापार करने का नियम क्या होगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सारा डिसाइड कौन करता है, सरकार। ठीक है, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस, इसके सबसे बड़े उदाहरण आप लोग के सामने है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का समझ में आया ना, कि अर्थव्यवस्था जो होता है आर्थिक क्रियाओं का जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसके 3 प्रकार हैं, एक है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी या साम्यवादी, और तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थ। भारत क्या है, मिश्रित है, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। ठीक है, अब आगे आओ थोड़ा, अर्थव्यवस्था के स्तंभ। देखिए अर्थव्यवस्था के कोई भी बिल्डिंग होता है, तो उसका पिलर तो होता है ना भाई, बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए। हाँ, तो अर्थव्यवस्था को मजबूती बना के रखने के लिए ये सारे स्तंभ है, क्या है, ये सारे पिलर है। ठीक है, आप लोग को पढ़ाई भी थे कि प्राइमरी क्षेत्र, इसमें क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में सीधे प्राकृतिक से जुड़े काम, जो सीधा प्राकृतिक से जुड़ा हुआ काम है वो कहां आता है, प्राइमरी सेक्टर में। कहां पे आता है, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे हम बोले कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, उत्खनन करना, ये सारा चीज कहां पे आता है, बोलिए, डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा है। हाँ, तो ये सारे चीज कहां पे जुड़ते हैं, बोलिए, प्राथमिक क्षेत्र। और इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक को हम लोग क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर। क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर। ठीक है, देखिए विशेषता देखिए, यह पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर होता है। जैसे हम बोले कि कृषि कर रहा है कोई, तो वो कौन सा क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब देखो विकासशील देशों की सबसे बड़ी आबादी इसी में लगी होती है। कोई भी विकासशील देश है, जैसे भारत विकासशील देश है, विकासशील और विकसित देश में अंतर है। जैसे विकसित देश हो गया जापान, वो पूरी तरीका से डेवलप है, और जो डेवलप कर रहा है यानी विकास कर रहा है तो उसको बोलते हैं विकासशील देश। इंडिया विकासशील देश है। ठीक है, पाकिस्तान विकासशील देश है, तो ये सारे विकासशील देश है। ठीक है, ये सारे देश में क्या होते हैं, सबसे बड़ी आबादी जो होती है प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ लोग होते हैं। और इसमें प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा हुआ काम। ठीक है, हाँ विकासशील, वो विकास कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नहीं कर पा रहा है। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र, देखो कच्चे माल से नई चीजें बनाना, जैसे फैक्ट्री और निर्माण कार्य। देखो कोई भी कच्चा माल को क्या करे, उसको बंद पैकेट में या वस्तु में बदल दे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करे। ठीक है, हाँ, तो ये सारा चीज, हाँ, जो प्राकृतिक से उगा हुआ सामान है उसको क्या कर दे, मूल्यवान, मूल्य क्या कर दे, उसका बढ़ा दे और उसको पैकेट में बदल दे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम करे। कोई रोड बनाया, कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर होता है, बड़ा बड़ा पुल बनाता है, सड़क बनाता है, ये सारा आदमी लोग कहां पे आता है, बोलिए तो सेकेंडरी सेक्टर में यानी द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे कारखाने का मजदूर भी कहां आ गया, बोलिए, कपड़ा बुनकर, जो कपड़ा बुनता है, जो रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, देखो इसमें जो क्षेत्र में जो श्रमिक, जो लोग काम करते हैं उसको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। ठीक है, देखो यह कच्चे माल का मूल्य बढ़ा देता है। क्या करता है, कच्चा माल क्या करता है, उसको कृषि से मिला। अब जैसे कि गेहूं कितना रुपया किलो है भाई, गेहूं कितना रुपया किलो, 32-33 रुपया। अब हम 1 किलो गेहूं लेंगे, उसमें क्या कर दिया, हम उसको समोसा बना दिए। अच्छा ठीक है, बना दिए, तो उसका मूल्य क्या हो गया, बोलिए, बढ़ जाएगा। तो वही बनाना क्या कहा जाएगा, बोलिए, मूल्य बढ़ा देगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, देखो इसमें मशीन और तकनीकी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। ऐसे ऐसे जो उद्योग होते हैं, जो देखना तुम लोग, बिस्कुट बनाने वाला कारखाना होता है, बहुत प्रकार का कारखाना होता है, पावरोटी बनाने वाला। ठीक है, तो ये सब में देखना तुम मशीन से ज्यादा काम होता है। मशीन क्या होता है इसमें, पहले का बात छोड़े ना, तो आप अभी जैसे कि बहुत सारा लोहा उद्योग है, जूट उद्योग है, तो इस समय मशीन तो है ना, मशीन तो है। तो ये सारा जो
कारखाने होते हैं उसमें बहुत ही बड़ा बड़ा तकनीकी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया यहाँ तक। और उसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, टेरिटरी सेक्टर। देखो चीजों को बनाने के बजाय लोगों को सेवाएं देना, इसमें वो लोग आता है जो सेवा देता है। जैसे उदाहरण डॉक्टर, डॉक्टर सेवा दे रहा है लोगों को। दुकानदार, दुकानदार दुकान ना, इसमें दुकानदार नहीं होगा, ठीक है। दुकानदार कहां से आ जाएगा? दुकानदार क्या सर्विस दे रहा है भाई? वो तो सामान दे रहा है, ठीक है, दुकानदार नहीं होगा। ऑटो ड्राइवर, परिवहन सेवा। शिक्षा, वकील, ये लोग क्या आता है बोलिए तो सेवा देने में आता है। वकील भी क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है ना भाई। हाँ, ठीक है। तो ये सारा तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और इसमें जो लोग काम करते हैं उसको कहते हैं पिंक कॉलर वर्कर्स, ठीक है। ये विशेषता देखो, या प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ये दोनों क्षेत्र को, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सही तरीका से चलाने में कौन मदद करता है? तृतीयक क्षेत्र। कौन मदद करता है? तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। देखो आधुनिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कमाई इसी क्षेत्र से होता है। आज के जो अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा कमाई होता है, जैसे कि हम बोले कि भारत एक साल में कितना रुपया कमा रहा है? 100 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 100 रुपया कमा रहा है। तो 100 रुपया में से 30 से 40 रुपया पैसा सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है, ठीक है। तुम 50 रुपया भी बोल सकता है, ठीक है। इतना ज्यादा योगदान देता है अर्थव्यवस्था में भारत में सर्विस सेक्टर, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले प्राइमरी सेक्टर 1 नंबर पे था, ठीक है, अब सर्विस सेक्टर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखो चतुर्थक क्षेत्र, हालांकि हम लोग तृतीयक क्षेत्र तक ही यहाँ पे था, लेकिन हम यहाँ पे 5 नंबर तक लिख दिए, ठीक है। चतुर्थ क्षेत्र, ज्ञान सूचना, मतलब जो विज्ञान से जुड़ा हुआ लोग है, ठीक है, वो लोग कहाँ पे? हाँ, साइंटिस्ट हो गया, हैकर हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने वाला हो गया, हाँ, ये सारे लोग जो है वो चतुर्थ क्षेत्र में आता है। और इसमें जो श्रमिक काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर। क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर। देखो इसका विशेषता क्या है? व्हाइट कॉलर वर्कर, हाँ, इसमें शारीरिक मेहनत के बजाय, इसमें शरीर में मेहनत नहीं करना बल्कि दिमाग में मेहनत की आवश्यकता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यह देश के तकनीकी विकास को तय करता है। अगर मान लीजिए ये वाला सेक्टर अच्छा काम कर रहा है तो क्या समझिएगा, वो देश में जो है तकनीकी विकास क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। समझ में आया ना? हाँ, अगर ये सेक्टर अगर अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उस देश में तकनीकी होगा, विज्ञान होगा? नहीं होगा। समझ में आया ना? ये वाला सेक्टर में बढ़ोतरी होगा तो यानी देश में विज्ञान का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, सीख रहा है, ठीक है। पंचम क्षेत्र, समाज, मतलब जो ये जो नेता वेता लोग होता है, वो लगभग प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आता है पंचम क्षेत्र। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो देश, हाँ, यूट्यूब चैनल हैक करेगा। उदाहरण देखो, ये उदाहरण देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, बड़ी कंपनियों का सीईओ हो गया, पुलिस लोग हो गया, ठीक है, ये लोग कहाँ आ जाएगा बोलिए तो गोल्ड कॉलर वर्कर्स। क्या हो जाएगा? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। देखो इसमें विशेषता का, इसमें बहुत ही सीमित लेकिन सबसे प्रभावशील लोग होते हैं। बहुत कम होते हैं, प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना, राष्ट्रपति तो एक, लेकिन बहुत ही प्रभावशील लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, ये लोग नीति यानी पॉलिसी बनाते हैं जो पूरे अर्थव्यवस्था को दिशा करते हैं। ये ऐसा नीति बनाता है ताकि अर्थव्यवस्था सही तरीके से चले। अगर अच्छा नीति नहीं बनाएगा तो अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया गोल्डन कॉलर वर्कर्स, ठीक है। अब इसके आगे समझो, यहां तक समझ में आया ना आप लोग को? हाँ, आगे पढ़े ना। देखो विदेशी व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विदेशों में व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, ठीक है। ये दूसरा आधार है बांटने का। एक नाम है क्या? बंद अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरा नाम है खुली अर्थव्यवस्था। क्या है भाई बंद और खुली अर्थव्यवस्था? तो बताएगा। बंद है और खुला है ना। देखो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वैसा देश जो अपना सामान को विदेशों से ना बेचता है ना दूसरा देश से लेता है। जैसे नॉर्थ कोरिया, वो ना अपना सामान किसी देश से बेचता है ना लेता है, वो मतलब वो अपने आप पे आत्मनिर्भर है, ठीक है।
ऐसा देश को हम लोग कहते हैं उसका क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी बंद अर्थव्यवस्था है। तो भारत क्या बंद अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। भारत क्या करता है, विदेशों से सामान लेता भी है और अपना सामान देता भी है। तो ये इसको अर्थव्यवस्था को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। देखो, बंद अर्थव्यवस्था, जब कोई देश बाहरी दुनिया के देशों के साथ किसी भी प्रकार का आयात निर्यात या आर्थिक लेन देन नहीं रखता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात और निर्यात। तो पता है ना, आयात मतलब लेना और निर्यात मतलब देना। ये ऐसा नहीं करता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। इसका विशेषता क्या है, बाहर से कोई सामान नहीं मंगाया जाता, मतलब नो इंपोर्ट। ठीक है, यहां से बाहर से सामान कोई नहीं मंगाया जाता है, बाहर कोई सामान नहीं बेचा जाता, अपना भी सामान मत दो। ठीक है, तुम लोग देखा होगा कितना लड़का लोग है ना, कॉपी नहीं लाएगा तो बोलेगा भाई पेज ले ले, ना पेज नहीं लेंगे, हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेगा। अब बोलेगा भाई थोड़ा पेज देना, बोलेगा ना नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कोई होता है, ना अपना सामान देता है किसी को, ना किसी का लेता है। ठीक है, तो वो है क्या, क्लोज्ड। ठीक है, तो वैसा ही देश भी हो सकता है, अपना सामान किसी को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो मान लो ना देता है ना लेता है, तो उसको हम लोग कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार पूरी तरह शून्य होता है। अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार अगर नहीं ना लेगा ना देगा तो जीरो ही ना होगा। हाँ, देखो, ऐसा देश पूरी तरह अपने आप पर यानी आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है। भारत भी अब अपने आप को आत्मनिर्भर होने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, भारत भी चाह रहा है ना हम अपना सामान किसी को देंगे ना किसी से लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये सारे जो देश होते हैं अपने आप पर क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे बोलिए उधर नॉर्थ कोरिया, क्या किंगजोम है ना वहां का, ये किंगजोम। ठीक है, उड़ा देगा। ठीक है, अब सुनो, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जस्ट उसका उल्टा, आयात निर्यात करता है। ठीक है, ऐसा देश जो दुनिया के बाकी देशों के साथ खुलकर व्यापार और आर्थिक संबंध रखता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेता भी है देता भी है, दोस्ती के तहत भाईचारा निभाता है, उसको कहते हैं हम लोग खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अन्य देशों के साथ वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है। ठीक है, इसमें अब देखो, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है, फॉरेन ट्रेड। अब लेन देन होगा तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलवे करेगा। अच्छा, विदेश से देश में विदेशी निवेश आता है। अगर तुम मान लो किसी देश से लेन देन करोगे ना, तो उसका देश का, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे हम बनाए कि ये इंडिया है, क्या ये इंडिया, ठीक है, और ये अमेरिका है, तो दोनों का खुला अर्थव्यवस्था है। भारत भी क्या करता है, अपना सामान इसको देता है, और अमेरिका भी क्या करता है, इसको अपना सामान देता है। अब देखो, इन दोनों से लेन देन में क्या होगा, इन दोनों में दोस्ती बढ़ेगा कि नहीं, दोस्ती बढ़ेगा। अब देखेगा, अब यहाँ पे मान लो अमेरिका में कोई प्राइवेट कंपनी है, क्या है, प्राइवेट कंपनी, पीएसएम डिनोट करे। ठीक है, अब ये प्राइवेट कंपनी देखेगा, इसको तो क्या करना है, इसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, फैक्ट्री बढ़ाना है। ठीक है, तो ये देखेगा, अरे ये भारत का अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छा है, क्या है, संबंध बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लड़ाई उड़ाई झगड़ा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंडिया में जाकर क्या करेंगे, कंपनी लगाएंगे, उसी को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई। ठीक है, तो ये क्या होता है, निवेश बढ़ जाता है। क्या होगा, अगर मान लीजिए इन दोनों में अच्छा संबंध होगा विदेशी व्यापार के तहत, तो विदेश से जो कंपनियां निवेश करती है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, अमेजोन अमेरिका कंपनी है। हाँ, समझ में आया। अब देखो, वैश्विक स्तर पर मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनते हैं। आर्थिक संबंध आपका बनेगा विश्व के साथ, बनेगा कि नहीं। अब नॉर्थ कोरिया का नहीं है ये सब, ठीक है, वो अपने आप में आत्मनिर्भर है। समझ में आया ना यहाँ तक। हाँ, इकोनॉमिक्स कैसा लग रहा है, बेसी रटने का कोई दरकार नहीं, बस खाली समझना है। ठीक है, अब देखो ये वाला लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, स्टॉक। स्टॉक मतलब तुम लोग सुना होगा, कितना स्टॉक रख ले बड़े, सुना है। हाँ, अबे हम 2 किलो गेहूं स्टॉक करके रख दिलवाने। ठीक है, क्या स्टॉक है क्या, देखो स्टॉक है क्या, जमा करके रखना। हाँ, जब हम किसी वस्तु या मात्रा को समय के एक निश्चित बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर मापते हैं तो उसे स्टॉक कहा जाता है। नहीं समझ में आया। देखो, अब भी हम पूछे कि बाबू तुम्हारे पास अभी पॉकेट में कितना पैसा है,
तो तुम बोला भाई ये 5 रुपया, तो वो 5 रुपया तुम्हारा क्या है? स्टॉक है। जैसे एक और एग्जांपल के साथ समझो, जैसे कि तुम्हारा मम्मी पापा तुमको मंथली इनकम देते हैं, अपना पॉकेट खर्चा 100 रुपया, एक मान लेते हैं राउंड फिगर, 100 रुपया तो मिलता नहीं है, तुम लोग तो एक ही दिन में खा लेता 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है, कितना दिन में मिला? 30 दिन में। कितना दिन में मिला? 30 दिन में कितना मिला? 100 रुपया, ठीक है। अब तुम क्या किया? 100 रुपया में से बहुत पैसा खर्चा किया होगा, तुम्हारे पास अभी बचा है कितना? 50 रुपया। कितना बचा है? 50 रुपया पॉकेट में। तो हम पूछे गणेश कितना है भाई पैसा तुम्हारे पास? तुम बोला कि भाई ये 50 रुपया है। तो ये 50 रुपया तुम्हारा क्या है? बोलिए, स्टॉक है। लेकिन ये आपको कितना में मिला था? 30 दिन में कितना मिला? 100 रुपया। 100 रुपया मिला। ये आपका होगा फ्लो। क्या होगा? क्या होगा? एफ फ्लो। क्या होगा? फ्लो। मतलब फ्लो एक ऐसा चीज है जो हम लोग टाइम पीरियड में मापते हैं। जैसे 30 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। जैसे मंथली इनकम, कोई का मंथली इनकम 30,000 रुपया, ठीक है, तो 30,000 रुपया उसको 30 दिन में मिला, वो क्या है? फ्लो। लेकिन वही 30,000 रुपया वो खर्चा कर कर अभी 10,000 रुपया बचा के रखा है, तो वो 10,000 रुपया क्या है? स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है। तो मतलब स्टॉक क्या है? हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस समय पर आपके पास कितना है, वो चीज क्या कहलाता है? स्टॉक, ठीक है। जैसे हम पूछा अभी तुम्हारे पास घर पे आटा कितना, तुम बोला 5 किलो, तो वो 5 किलो क्या है? स्टॉक। लेकिन तुम 1 महीना के लिए राशन कितना लाता है? 20 किलो, तो 20 किलो क्या है? फ्लो। क्या है? फ्लो। फ्लो मतलब घटना बढ़ना का चीज। फ्लो मतलब तुम पूरा एक निश्चित टाइम का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो आपके बैंक अकाउंट में आज, क्या बोला है? आज मौजूद कितना है आप लोग का? 50,000। ये आप, अरे भाई यहाँ एग्जांपल दिया, उदाहरण, ठीक है। तो 50,000 क्या बोलिए? स्टॉक। लेकिन आप 30 दिन में अगर बोलिएगा कि मेरे पास 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख क्या आपका? फ्लो। लेकिन अभी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितना है? 50,000। तो 50,000 क्या है? स्टॉक। देखो घर के गोदाम में रखा हुआ 10 किलो गेहूं, 100 किलो गेहूं, 100 किलो गेहूं क्या है? स्टॉक है, ठीक है। 1 जनवरी को देश की कुल आबादी यानी जनसंख्या कितनी है? ये टाइम में बात किया। देखिए 1 जनवरी का दिन भारत में जनसंख्या कितना है? तो ये क्या हो? बोलिए, स्टॉक होगा भाई। ये क्या बोले? 1 जनवरी, उसी दिन का बात कर रहा है, ठीक है, उसी दिन का बात कर रहा है। नहीं समझा? समझ गया ना? देखो अब फ्लो समझेगा तुम लोग, समझ में आएगा। फ्लो, फ्लो क्या? देखो जब किसी मात्रा या राशि को एक निश्चित समय अवधि, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में मापते हैं। हम जैसे कि बोलते 1 वर्ष में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो ये क्या होता? फ्लो, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में यानी एक दौरान, जैसे 1 घंटा, 1 महीना या 1 साल में मापा जाता है, तो उसे फ्लो कहते हैं। इसे आप एक बहती हुई नदी या वीडियो की तरह समझ सकते। नहीं, ऊपर देखिए, यहां उदाहरण देखिए, नल से प्रति मीटर टपकता हुआ पानी या नदी का बहाव क्या है? फ्लो है। मतलब एक समय में हम लोग नापेंगे कितना गिरा पानी, ठीक है, तो ये क्या है? फ्लो। लेकिन अगर हम वहीं पे बाल्टी लगा देंगे नीचे, अब हम देखेंगे अभी कितना पानी गिरा, तो वो क्या है? स्टॉक है, ठीक है। आपकी हर महीने आने वाली सैलरी क्या है? बोलिए तो फ्लो है। अब उसमें से खर्चा कर दीजिएगा तो कुछ बचेगा, तो वो क्या है? आपका स्टॉक है। 1 साल में देश में होने वाला कुल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कितना सारा चीज बना देश में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? बोलिए, फ्लो। लेकिन उतना बनाया और अभी कितना है सब सारा सामान, वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। समझ में आया ना फ्लो और स्टॉक में अंतर? हाँ, ये लास्ट देखो तो बाद, हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, नाम सुना है कभी? क्या होता है? पैसा भेजना। नहीं, ट्रांसफर पेमेंट मतलब तुम पैसा भेज रहे हो, तुमको समझ में? ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर मतलब भेजना। देखो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ऐसा होता है कि कोई आपको पैसा दिया, आप उसको बदले कुछ नहीं दिया। जैसे आपका रिश्तेदार आता है घर में घूमने, क्या करता है? आपको जाने टाइम 100 रुपया दे देता है, आप उसको कुछ दिए? हाँ, का दिए? का सेवा? वो अलग बात है भाई, तुम मेहमान आएगा तो तुम सेवा नहीं करेगा, तुम उसको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया तुम भाई, अपना कीमती वक्त टाइम। आजा हटाओ वो बात, हटाओ। सरकार तुमको स्कॉलरशिप, तुम सरकार को कुछ दिया? का? वोट। अब बोले वोट दिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
तो ये सारा जो पेमेंट जो सरकार वगैरह कर रहा है, ये सारा जो पैसा मिलता है उसी को क्या कहते हैं हम? हस्तांतरण भुगतान, यानी ट्रांसफर पेमेंट। देखो देखो, या एक तरफा कमाई या भुगतान होता है, एक तरफा तरफ ही निभाया जाता है, ठीक है, एक तरफा प्यार, ठीक है, समझ में आया? एक तरफा प्यार जानता है ना, बस एक तरफा कमाई है, ठीक है, एक तरफ से देगा, एक तरफ से नहीं देगा, ठीक है। ऐसा पैसा जिसके बदले में कोई कमाई नहीं करना पड़ता, ना ही किसी वस्तु या सेवा का कोई सीधा लेन देन यानी आदान प्रदान होता है, उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ठीक है। एक तरफा होगा, जैसे उदाहरण देखो, बुजुर्गों को मिलने वाला वृद्धा पेंशन, वो क्या है? एक तरफा है ना? तो वो क्या, वो अलग बात है कि बूढ़वा वोट देता है सरकार को, वो अलग बात है। जिंदगी भर टैक्स देते। हाँ, क्या बोला? जो टैक्स देता है उसी को पैसा यहाँ पे मिलता है। हाँ, वो अलग बात है, ये हम अलग बात कर रहे थे कि वोट दूध देता है, वो तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है वोट देना, लेकिन वो एक तरफा ये क्या किया, पेमेंट किया, उसके बदले उसको कुछ मिला है? नहीं मिला है, ठीक है। तो वृद्धा पेंशन क्या है? हस्तांतरण भुगतान। युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता, जो अभी मिल रहा है, अभी जो दे रहा है, 21 साल का कुछ दिया। छात्रों को मिलने वाला स्कॉलरशिप, ये भी सब क्या है बोलिए? एक तरफा है, ठीक है। या कोई भी आर्थिक, क्या लिखा है? सहायता राशि, कोई भी आर्थिक सहायता सरकार आपको दे रहा है, ठीक है। माता पिता से मिलने वाला जेब खर्च, वो भी क्या है आपका पास, ठीक है। या किसी को दिया गया उपहार, आपको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, समझ में? ये जो है एक तरफा निभाया जा रहा है, ये क्या निभाया जा रहा है? एक तरफा प्यार, ठीक है। तो ये एक तरफा ही है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।